विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रुधिर स्कंदन, जिसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना। जब चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि रुधिर है वो बाहर की ओर बहने लगता है और कुछ समय बाद में रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है कि जिसमें रुधिर धीरे धीरे बहना बंद हो गया है, तो ये एक प्रक्रिया होती है, उससे हम कहेंगे रुधिर का स्कंदन हो गया है या रुधिर का थक्का बन गया है। और इसको अंग्रेजी में ये कहें तो हम इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्लोट का मतलब होता है एक प्लग बन गया, एक थक्का बन गया। ब्लड क्लोटिंग कह देंगे या इसको हम कह देते हैं ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन। तो इसको या तो कहेंगे अपन रुधिर स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना या ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन। तो इसमें जब बहता हुआ रुधिर है वो जम जाता है, उसका प्लग बन जाता है, उसकी एक डाट लग जाती है, उसका थक्का बन जाता है। तो ये है क्या? तो देखो, अगर हम एक ब्लड क्लोटिंग के बारे में देखें कि ये ब्लड क्लोटिंग वास्तव में है क्या, तो देखो, हमारा रक्त है वो तरल होता है। तो जो तरल रक्त है, जब ये तरल होता है तब ये बहुत तेज़ी से प्रवाह करता है या बहता है। तो उस समय क्या होता है, जब चोट लग जाती है, रक्त बाहर की ओर बहने लगता है, तो कुछ परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है कि तरल रक्त का जेल जैसी संरचना में, जेल समान संरचना में परिवर्तन होना, ये सीधी सी बात है। तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब है जो तरल रक्त है वो जेली जैसी संरचना में बदल जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है, और उससे हमारा रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं, ब्लड चेंजेज फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट, लिक्विड टू ए जेल, अपन कह सकते हैं इसको कि ब्लड का जो चेंज होता है वो एक लिक्विड तरल से जेल के अंदर बदल जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होता तो रक्त का बहना चालू रहता है, जिससे रक्त की हानि हो सकती थी और जान पर खतरा भी बन जाता। तो ये जो ब्लड क्लोटिंग है ये है हमारे लिए एक सुरक्षात्मक क्रिया है। देखो, सुरक्षात्मक क्रिया इसलिए है क्योंकि एक तो इससे रुधिर का जो बहना वो बंद हो जाता है, और जो घाव होता है या जहाँ पर कट लगता है वहाँ से जो बाह्य रोगाणु होते हैं, वायरस या जीवाणु, वो प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। तो यह एक सुरक्षात्मक क्रिया है जो शरीर के रुधिर की क्षति को क्या कहते हैं हम, हानि को रोकती है, और घाव में जो रोगाणु होते हैं, वो रोगाणु में भी कोई भी हो सकता है, कोई कवक हो सकता है, कोई जीवाणु हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। तो रोगाणु को शरीर में प्रवेश से रोकती है। तो ये एक जो प्रक्रिया है ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनना, इसके दो काम हो गए। एक तो हमारे जो रुधिर की क्षति हो रही है, हानि हो रही है, रुधिर बह रहा है, उसको रोक लेना फटाफट। और जब घाव हो गया है बाहर की तरफ तो कोई रोगाणु भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, तो उसको भी रोकने का काम ब्लड क्लोटिंग कहता है। जब शरीर पे किसी जगह चोट लगती है तो रक्त का स्राव होता है। तो जो रक्त का स्राव की जो अवधि है, रक्तस्राव की अवधि, वो मैक्सिमम देखो, जिसको अपन ब्लीडिंग टाइम भी बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम, वो लगभग जैसे रहता है हमारा 1 से 3 मिनट तक रहता है, 1 से 3 मिनट तक ब्लड बहता है। उसके बाद में क्लोटिंग बनना चालू होती है धीरे धीरे। तो जो क्लोटिंग टाइम होता है, जिसको हम कहेंगे स्कंदन अवधि, तो वो स्कंदन अवधि लगभग 6 से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर है वो ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो कुछ समय के लिए तो रक्त बहता है, उसके बाद में रक्त की जो थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो लगभग 6 से लेकर 10 मिनट तक, 6, 7, 8 या मैक्सिमम 10 मिनट तक रक्त का बहना है बंद हो जाता है। अब देखो, इस रक्त जो स्कंदन होता है या रुधिर का जो स्कंदन हो रहा है, इसका कुछ एक सिद्धांत होते हैं जो इस रक्त की स्कंदन की क्रियाविधि को समझाते हैं। तो रक्त स्कंदन का जो
सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो उसको अपन कहते हैं एंजाइम प्रवाह सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम प्रवाह सिद्धांत। ये इसको हम कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। तो देखो, जैसे हमारी रक्त नलिकाएं हैं, उसमें यहाँ पर चोट लगी, उत्तक नष्ट हो गई, रक्त नलिका भी चोटिल हो गई और यहाँ से खून है वो झरने की तरह बहने लगा। तो यही तो है कि जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, जो झरने की तरह रक्त बह रहा है, तो फिर ब्लड में जो कुछ प्रोटीनें होती है वो प्रोटीन यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये थक्का बनाएगी। तो ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि एंजाइम है वो रुधिर के बहते हुए भाग को स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। तो ये सिद्धांत है एंजाइम प्रवाह सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये एक साइंटिस्ट थे, फारलेन मेक फारलेन, इस तरह से इसको लिखते हैं, मेक फारलेन। ये साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने ये समझाया था। अब देखो, जो क्लोटिंग होती है की क्रिया ब्लड में, जो क्लोटिंग की क्रिया होती है वो ब्लड में बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्लोटिंग की क्रिया ब्लड में उपस्थित क्लोटिंग फैक्टर्स पर निर्भर करती है। देखो, निर्भर करती है। हमारे रक्त में लगभग 13 प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। देखो, इनको अपन पढ़ेंगे। 13 प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमारी क्लोटिंग की क्रिया डिपेंड करती है। अगर उनमें से कोई अनुपस्थित रहता है तो क्लोटिंग की क्रिया वो प्रभावित होती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो कारक है, ये चूंकि क्लोटिंग की क्रिया को बढ़ाते हैं तो इन्हें हम कहेंगे स्कंदन कारक। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोटिंग की क्रिया को जो प्रेरित करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, उन कारकों को हम क्या कहेंगे? स्कंदन कारक कहेंगे, या उनको हम क्या क्या कह देंगे? कोगुलेंट भी कह देंगे। क्या कहेंगे? कोगुलेंट्स भी कह देंगे। लेकिन देखो, ब्लड के जब रुधिर हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर बहता है तो कभी भी वो वहाँ पर जमता नहीं है। कुछ स्थितियों को छोड़कर कभी भी शरीर के अंदर रक्त है वो जमता नहीं है, उसका क्लोट नहीं बनता है। तो इसका मतलब है शरीर के अंदर क्लोटिंग बनने को कुछ कारक रोकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोटिंग की क्रिया को कुछ पदार्थ है वो रोकने का काम भी करते हैं। तो रोकने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों को हम प्रतिस्कंदन कहते हैं, जिनको हम कहेंगे एंटी कोगुलेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे? एंटी कोगुलेंट्स कहेंगे, एंटी कोगुलेंट्स। तो ये हो गए प्रतिस्कंदन। स्कंदन कारक वो हो गए जो इसकी क्रिया को प्रेरित करेंगे, जो क्रिया को रोकेंगे उनको कहेंगे प्रतिस्कंदन या एंटी कोगुलेंट्स, उनको हम कह देंगे। अब देखो, इससे जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हम अपन एक चित्र बना के देख लेते हैं कि इसमें ये देखो, क्लोटिंग को रोकने वाले कारकों को हमने क्या कहा? प्रतिस्कंदन या एंटीकोगुलेंट्स। तो इसको भी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। देखो, ये अब हम जो रक्त की स्कंदन की प्रक्रिया है उसको एक चित्र बना के देखते हैं। देखो, तो मान लीजिए जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी जो, जैसे अंगुली पर चोट लगी तो यहाँ की जो उत्तक है, कोशिका है, वो नष्ट हो जाती है, और जो यहाँ पर रुधिर नलिकाएं जा रही है वो भी कट जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पर होता क्या है? देखो, जैसे ही चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है? जो उत्तक होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि उत्तक है वो क्या हो गए? क्षतिग्रस्त हो गई, और वहाँ की रक्त नलिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहाँ से रक्त का बहना चालू हो गया। तो जहाँ पर भी चोट लगती है उस क्षतिग्रस्त उत्तक और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती है ये क्या करती है? देखो, ये हम कह रहे थे कि प्लेटलेट भी क्या करती है?
रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो ये दोनों क्या करती है देखो, डैमेज टिश्यू, स्थिरत ऊतक को क्या कहेंगे हम, डैमेज्ड जो टिश्यू होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होती है, या जो हमारे जो ये जो बिंबाणु है, ये क्या करती है, जहाँ पर चोट लगी वहाँ के क्षतिग्रस्त ऊतक और उस स्थान पर पहुँचे बिंबाणु, ये दोनों क्या करते हैं, एक लिपोप्रोटीन बनाते हैं, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो क्षतिग्रस्त ऊतक है ना, ये तो बनाएंगे देखो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको अपन कहेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि ये रक्त नलिकाओं के बाहर से ही स्रावित हो रहा है, और रक्त नलिका के अंदर से जो प्लेटलेट स्रावित करती है उसको हम कह देंगे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो ये स्रावित कर देंगे। ये क्या होते हैं, ये एक लिपोप्रोटीन होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ होता है, ये भी लिपोप्रोटीन होता है। दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये तो क्षतिग्रस्त ऊतक करता है और ये प्लेटलेट स्रावित करती है। आप इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी लिख सकते हो दोनों को। अब एक्सो और एंडो तो हमने इसलिए लिखा है कि ये तो जैसे रक्त नलिका के अंदर जो प्लेटलेट है वहाँ से स्रावित हो रहा है तो एंडो शब्द लगा दिया, ये बाह्य जो ऊतक है वहाँ से स्रावित हो रहा है इसलिए इसको एक्सो लगा दिया। अब क्या करते हैं, ये जैसे दोनों बनने लगते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे कुछ रक्त जो कारक होते हैं वो काम में आते हैं, जिसके अंदर एक तो देखो कैल्शियम आयन बहुत ही महत्वपूर्ण आयन है, इसके अलावा कारक नंबर एक तो 5 और कारक नंबर 10, 5 और 10, ये और कैल्शियम, ये कैल्शियम तो देखो हर जगह काम में आएगा, प्रत्येक चरण में काम आएगा। तो कारक नंबर 5 यहाँ पर काम में आता है, कारक नंबर 10 काम में आता है, 5 और 10 आपको याद हो जाएगा। और एक है आपका कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे ही कैल्शियम आयन के साथ और इन दोनों कारकों के साथ मिलते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनाता है देखो प्रोथ्रोम, जिसको अपन कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, ये इसको कहेंगे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्या कहेंगे इसको, एक्टिवेटर कहते हैं। देखो ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है, ये किसको सक्रिय करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करेगा। देखो इसका एक नाम और है, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। देखो थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, ये इसको अपन कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। तो एक ही बात है, चाहे इसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कह दो या प्रोथ्रोम्बिनेज कह दो या थ्रोम्बोकाइनेज कह दो। तो ये इन दोनों कारक और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर अभी ये बन चुका है, देखो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बन चुका है। अब ये क्या करेगा, देखो ये जो है, ये यहाँ पर हमारे ब्लड के प्लाज्मा में देखो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जा रही है, ब्लड के प्लाज्मा में है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होती है, ये बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी रहती है। अब जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनेगा, देखो ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, नाम ही इसका सक्रियक है, तो ये इसको सक्रिय कर देगा और इसको एक्टिव करके किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये थ्रोम्बिन कैसी होती है, ये सक्रिय होती है। देखो ये थ्रोम्बिन है, ये सक्रिय होती है। यहाँ पर भी देखो कैल्शियम आयन काम में आते हैं, तो कैल्शियम आयन तो हर जगह काम में आते रहेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक ने जो हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, उसको जो निष्क्रिय थी उसको सक्रिय करके किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में बदल दिया, जो कि अब ये थ्रोम्बिन देखो सक्रिय हो गई। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगी, देखो ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करती है, ये थ्रोम्बिन जैसे हमारे ब्लड में बनी तो ये अब आगे अपना काम करेगी। तो आगे कहाँ काम कैसे करेगी,
हमारे ब्लड के अंदर एक और प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। ये भी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, जो कि पूरी तरह से ब्लड के प्लाज्मा में घुलनशील रहती है, देखो, और छोटे छोटे एकलक के रूप में रहती है। घुलनशील प्रोटीन है ये। कैसी है? घुलनशील प्रोटीन। अब ये जो थ्रोम्बिन है, देखो, ये इसको सक्रिय करेगा फाइब्रिनोजन को, और फाइब्रिनोजन जब सक्रिय होगा, ये घुलनशील प्रोटीन है, तो ये धीरे धीरे फाइब्रिन में बदल जाएगी। किस में बदल रही है ये? फाइब्रिन के अंदर बदल जाएगी। और फाइब्रिन एकलक जिसको अपन कहते हैं, देखो ये भी एकलक है, ये भी एकलक के रूप में होती है, यानी इसके छोटी छोटी एक एक इकाई होती है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन एकलक में कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पर भी देखो कैल्शियम आयन काम आएगा, और एक कारक नंबर काम आएगा जो है 13वां कारक। देखो 13वां कारक यहाँ पर काम आता है, और वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन प्रोटीन एकलक में बदल गई। अब ये जो प्रोटीन होगी, ये घुलनशील की जगह अघुलनशील हो जाएगी। देखो अघुलनशील। अब ये एकलक है, ये कैसी है? एकलक है। अब धीरे धीरे देखो इसका बहुलीकरण होगा। क्या होगा? बहुलीकरण। बहुलकीकरण होगा। ये इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जुड़ते जाएंगे, और लंबे लंबे इस तरह से तंतु बनते जाएंगे इसके। तो धीरे धीरे देखो ये जो फाइब्रिन है एकलक है, इसका भी एक ही एक अणु है। इस तरह से देखो इसमें साथ लंबे जुड़ते 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 इसके लंबे तंतु बनते जाएंगे इस तरह से। तो इसका बहुलीकरण होगा, और यहाँ पर भी कैल्शियम आयन काम में आता है। तो बहुलीकरण से देखो फिर एक लंबा सा फाइब्रिन तंतु बन जाता है। फाइब्रिन क्या बन जाता है? तंतु। ये कैसा है? ये बहुलक है इसका, यानी इसके तंतु जैसे छोटा सा है, फिर दूसरा छोटा तंतु, फिर इस तरह से तंतु जुड़ते 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 लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। इस तरह से लंबे लंबे तंतु। तो ये फाइब्रिन तंतु बन गया। अब ये फाइब्रिन तंतु क्या करते हैं? ये फाइब्रिन तंतु, ये जो फाइब्रिन तंतु है, ये घाव के स्थान पर, घाव की जगह जाल बना लेते हैं। जाल बनाते हैं, वहाँ पर जाल बना लेते हैं। और अब इस जाल में जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, चाहे वो आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, जो रक्त कोशिकाएं हैं वो उसमें आकर फंस जाती है, और फंसने से वहाँ पर क्या बन गया? एक थक्का का निर्माण हो गया। तो ये देखो इस तरह से हमारे शरीर में थक्का का निर्माण हो गया है। तो क्षतिग्रस्त ऊतक प्लेटलेट ने क्या किया? एक लिपोप्रोटीन बनाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन 5 और 10 कारक कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय में बदल गई। इसने क्या किया? ब्लड के प्लाज्मा में जो ऑलरेडी उपस्थित प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब थ्रोम्बिन क्या करेगी? जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में चेंज करेगी। फाइब्रिनोजन घुलनशील होती है, और ये अघुलनशील हो जाएगी, और ये धीरे धीरे इसका बहुलीकरण हो जाएगा, और ये फाइब्रिन तंतु बनाकर वहाँ पर घाव की जगह एक जाल बना लेगी। इस जाल में हमारी जो ब्लड कोशिकाएं हैं, ये धीरे धीरे उस जाल के अंदर, देखो इस तरह से जाल बन जाएगा। अब ये जाल बनेगा, तो इस जाल के अंदर क्या होता है? ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आकर फंस जाती है, और एक क्लोट यहाँ पर बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो हम कहें कि देखो इसके कितने चरण हो गए? तो देखो इसका पहला चरण तो ये हो गया, कौन सा? कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होना या मुक्त होना। दूसरा ये हो सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। और तीसरा क्या हो सकता है? फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होना, और फिर देखो थक्का बनना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रक्त का जो थक्का बनता है, उसके मुख्य रूप से अपन 3 चरणों में इसको ले सकते हैं। देखो इसके कितने चरण हो सकते हैं? 3 चरण। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? देखो पहला हमने कहा थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, ये पहला चरण है। और दूसरा चरण कौन सा हो गया? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना। और तीसरा चरण कौन सा हो गया? फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन तथा थक्का का निर्माण होना। तो ये 3 चरण है। अब तीनों चरणों को देखो हमने चित्र में पढ़ लिया आराम से।
थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने कहा कि जैसे ही चोट लगती है क्षतिग्रस्त ऊतक और जो विंबाणु होते हैं उनसे एक लिपोप्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है, जो कैल्शियम आयन से मिलकर और कारक नंबर 5 और कारक नंबर 10 की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक या प्रोथ्रोम्बिन काइनेज एंजाइम का निर्माण करता है। ये एंजाइम ही तो है, काइनेज मतलब एंजाइम हो गए। तो ये क्या करते हैं फिर, ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। तो ये चेंज कर दिया, यहाँ पर भी कैल्शियम आयन की उपस्थिति होती है। अब जैसे ही थ्रोम्बिन बन गई, ये थ्रोम्बिन क्या करेगी, जो अघुलनशील फाइब्रिनोजन है जो हमारे रक्त के प्लाज्मा में ही पाई जा रही है उसको फाइब्रिन में बदल देगी। अब ये फाइब्रिन क्या होता है, ये एकलक इकाई है। अब धीरे धीरे इस फाइब्रिन के क्या होते हैं, छोटे छोटे तंतु आपस में जुड़ जुड़ के एक लंबे लंबे इस तरह से तंतु बना लेते हैं। तो ये इसका बहुलक बन जाता है और फाइब्रिन तंतु बन जाते हैं। अब धीरे धीरे फाइब्रिन तंतु क्या होते हैं कि जाल बना लेते हैं और उस जाल में आकर हमारी जो ब्लड सेल है वो फंस जाती है और वहाँ पर थक्का बन जाता है। तो लास्ट में जो थक्का बना वो किस तरह से बना कि देखो, वो वहाँ पर फाइब्रिन जो थे, फाइब्रिन तंतु का जाल था और उस जाल के अंदर हमारी जो ब्लड सेल थी वो ब्लड सेल है वहाँ पर फंस गई। तो इस तरह से ये थक्का बन गया, देखो यहाँ पर। और धीरे धीरे जब थक्का बनता है ना, धीरे धीरे दर्द होने लगता है और रुधिर का स्राव एकदम बंद हो जाता है। ये हमारी प्रक्रिया है इस रक्त के थक्के बनने की। तो हम इसको 3 चरणों में पढ़ सकते हैं और आप इसको आसानी से लिख भी सकते हो। देखो, इसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारे जो कारक होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रक्त स्कंदन में हमारी मदद करते हैं। तो जो ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, 10 5वां कारक, 13वां कारक, ये सभी कारक हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ये हमारी रक्त नलिका है, यहाँ से इसके अंदर कट लगा तो यहाँ से रक्त का बहना चालू हो गया। अब कुछ देर बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जाल बन गया और इसमें आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो आकर फंस गई और यहाँ पर क्लोट बन गया। अब यहाँ पर जो ब्लड में क्लोट बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाती है, तो कुछ जो प्लाज्मा होता है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है, जो कि चिकना सा एक पदार्थ होता है। इस पदार्थ को हम कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे? सीरम। देखो, इसको सीरम कहते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि सीरम क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, थक्का बनने के बाद में बनता है। थक्का बनने के बाद रक्त का जो तरल भाग है, तरल भाग जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का ही पार्ट है ये। तरल भाग अलग हो जाता है जिसे सीरम कहते हैं। सीरम कहते हैं। देखो, सीरम बिल्कुल प्लाज्मा ही होता है, प्लाज्मा के समान ही होता है, समान ही होता है। लेकिन एक बड़ी विशेषता है इसकी, इसमें फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन नहीं होता। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि वहाँ पर क्या नहीं होता, सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरम क्या होता है। तो ये परिभाषा दे सकते हैं कि हम फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को ही हम क्या कह सकते हैं, सीरम कहते हैं। देखो, अब यहाँ से जो ब्लड निकला, देखो फाइब्रिनोजन तो क्या होगा, फाइब्रिन में चेंज हो गया तो सारा फाइब्रिन बन गया। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, ये प्लाज्मा में वैसे ही सेल होती नहीं है, तो प्लाज्मा में क्या बचा, फाइब्रिनोजन को हटा दो, बाकी जो पदार्थ था वो बाहर निकल कर यहाँ पर इस घाव के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं सीरम। अब इस सीरम में केवल फाइब्रिनोजन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें होती है। अब इसका मतलब है बाकी क्या क्या होते हैं। तो सीरम में क्या क्या होगा, देखो सीरम सीरम के अंदर वो सभी प्रोटीन पाई जाएगी, प्रोटीन जो थक्का नहीं बनाती। क्लियर? वो सारी प्रोटीन पाई जाएगी, चाहे वो प्रासरण दाब बनाए रखे, चाहे वो एल्बुमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन, जो भी प्रोटीन हो। इसके अंदर सभी प्रकार के जो आयंस है वो पाए जाएंगे, जितने भी हार्मोन है वो पाए जाएंगे, वो गैसेस है वो पाई जाएगी। एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडी भी पाई जाएगी इसके अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर वसा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो,
वह जो अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो सारे इसके अंदर पाए जाएंगे। देखो इसमें एंटीबॉडी, प्रोटीन, आयन, हार्मोन, गैसेज, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो पदार्थ है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। देखो अब ये सीरम का कार्य क्या है, देखो तो सीरम का कार्य क्या है, ये सीरम क्यों बनता है या सीरम का कार्य क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीरम बनना घाव के चारों ओर, तो देखो इसमें एंटीबॉडी होती है, कई तरह के इसमें आयंस होते हैं, तो ये एंटीबॉडी आयंस क्या करते हैं, ये घाव के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर रोगाणु को नहीं पनपने पाते, फैल नहीं पाते हैं, तो रोगाणु से हमारा बचाव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घाव है, इस घाव 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 को भरने व संक्रमण रोकने में सहायक है। संक्रमण रोकने में सहायक है, क्यों है, क्योंकि देखो तो इसमें एंटीबॉडी है और ये घाव को भरने में उसकी रिकवरिंग, जो घाव की रिकवरिंग होती है उसको भी ये सीरम घाव भरने में मदद करता है या संक्रमण को रोकने में मदद करता है। और ये जो सीरम होता है, देखो जब ये घाव के बाहर ही इकट्ठा रहता है तो इसमें किसी भी तरह का कोई रोगाणु पर में नहीं पाता है। और सीरम में वैसे देखें तो अन्य रोगों में भी उपचार में काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है, तो ये अन्य रोगों में भी उपचार में काम में आता है। अगर हमें सीरम निकालना हो ब्लड से, सीरम का उत्पादन करना हो तो कैसे करेंगे, सीरम का उत्पादन करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक ब्लड ले, ब्लड का नमूना ले लिया, उस ब्लड के नमूने को उसकी क्लोटिंग कर दो, उसका रक्त का थक्का बना दो, उसमें जो रक्त का थक्का बन जाएगा यानी ब्लड का क्लोट हो जाएगा। फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज, उसको जो रोटेटिंग मशीन है उसमें घुमाते हैं, तो ऊपर की ओर ऊपरी सतह पर सीरम तरल के रूप में अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम इसको अलग कर लेंगे। तो ब्लड का नमूना लिया, उसकी क्लोटिंग करवा दी, फिर उसको घुमाया, तो ये हल्का होता है तरल भाग, और ये हल्का होने के कारण ऊपर की ओर तैरने लगेगा और इसको एक ही बारीक इंजेक्शन के द्वारा इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसके कुछ अन्य जो रोग हैं, मान लीजिए जिसमें एंटीबॉडी की जरूरत पड़ी है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया और सीरम। तो ध्यान रखिएगा सीरम प्लाज्मा ही है, लेकिन इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रक्त का स्कंदन कैसे होता है और सीरम क्या होता है। इसे ठीक नेक्स्ट वीडियो पर लेंगे, जो हमारे रक्त स्कंदन के जो 13 कारक हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनका निर्माण कहाँ होता है। तो जो कारक होते हैं देखो उनको हम रोमन संख्या में दिखाएंगे, तो रोमन संख्या में आखिर क्यों दिखाया जाता है इनको, और ये कितने प्रकार के हैं, अभी कौन से कारक को उनसे हटा दिया गया है, उसके मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो हम ये सारी बातें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी भी जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपने कमेंट है वो ज़रूर भेजें।